जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 1.6 टॉपिक में। और आज का टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत धीरे धीरे जाते हैं क्योंकि चीज़ों को रिटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है रिलेटिव टू जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के। ठीक है, तो ये मेरा मोटिव होता है कि हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ें, लेकिन चीज़ों को रिटेन करें, उसको भूलना नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ के निकालना नहीं। तो हमारा ये पहला 1.6 टॉपिक है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या होता है, तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा जेनेसिस क्या है, मतलब कब कब हमारा कौन कौन सा एक्ट आया था फॉरेस्ट के लिए। तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं। मैंने नीचे में वो लिख के रखा हुआ है, इस पर दिया हुआ नहीं था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग का आया था 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद 1986 में आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर 1988 में आया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। फिर 2002 में आया, फिर 2006 में आया। 2006 वाला के बारे में यहाँ पर बताया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। ठीक है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी भी 2015 में आया। तो ये सारे एक्ट है, लेकिन 2006 वाले के बारे में इस पर बात की गई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। और हाँ, वो जो मैंने नीचे लिखा था उतना सारा एक्ट, वो मुझे मैं बता दूं, शंकर आईएएस की जो बुक है जहाँ से हम लोग इन्वायरमेंट का स्टैटिक पार्ट करते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। तो विजन आईएएस मैगजीन में दिया हुआ है स्टैटिक पार्ट। अगर आप स्टैटिक पार्ट किए होंगे तो ये टॉपिक आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड होगा, आप उसको रिवाइज कर लो। ओके, तो देखिए यहाँ पर जेनेसिस लिखा हुआ है। तो वो जो मैंने नीचे में 5-6 एक्ट्स बताया, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट के रिलेटेड जितने एक्ट्स थे सारे थे वहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, ये बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो रहते हैं या फिर कोई और लोग रहते हैं जंगल में, उनके राइट के ऊपर है। ठीक है, तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो स्पेशली इनके ऊपर नहीं था, वो पूरा जानवर वगैरह सब कवर हो जाएगा उसमें। लेकिन अगर स्पेशली इनके ऊपर देखा जाए, 1927 का था वो, तो वहाँ पर नहीं दिया गया। मैंने 1947 के बाद का जो भी एक्ट आया था उसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अंग्रेज के ज़माना में 1927 में एक्ट आया था इन लोगों को राइट देने के लिए, मतलब जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनको राइट देने के लिए। मैं बताऊँगा कौन कौन लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, आगे सब कुछ है। ओके, तो 1927 में पहला एक्ट आया। उसके बाद 1988 में ये एक्ट मैंने मेंशन किया हुआ है वहाँ पर। बेसिकली ये लोगों को, जो भी वहाँ लोग रहते हैं, उनको रिकॉग्निशन करने के लिए, मतलब उनको कुछ राइट्स देने के लिए पहला एक्ट आया था 1988 में। ठीक है, ये तो हमारा इंडिपेंडेंस के पहले का है और ये इंडिपेंडेंस के बाद का है। और ये हमारा अभी 2006 वाला एक्ट, जो भी हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इन दोनों ने मिल करके सारे स्टेट गवर्नमेंट को एक मतलब कुछ एक फ्रेमवर्क भेजा है, कुछ एक गाइडलाइन भेजा है, ताकि जो भी एक्ट है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जब भी कोई फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग डेटा से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यूज़ से भी शुरू कर सकते हो आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेटा से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा फॉरेस्ट वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें। ठीक है, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये एक्ट क्या चीज़, ये जो एक्ट है ये क्या चीज़ है एक्ट। तो इस एक्ट में बताया गया कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब तो बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, मतलब नॉर्मल जगह में रहते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट में रहते हैं उसको बोलते हैं FDST, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ST नहीं है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बताया गया और इन दोनों को राइट देने के बारे में, मतलब राइट देने के लिए इस एक्ट में बताया गया। ठीक है, अब तो राइट देने के लिए बताया गया इन दोनों को, तब कौन कौन सी राइट देने की बात की है? ठीक है, तो पहला राइट है टाइटल राइट, कि अगर आप वहाँ पर रहते हो, अगर आप FDST और OTFD हो, तो आपको 4 हेक्टेयर दिया जाएगा जमीन। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 बाय 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर देख लोगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। तो एक बंदे को 40,000 मीटर स्क्वायर दी जाएगी, मतलब करीब करीब इधर मान लीजिए कि इधर 100 है और इधर आपका हो गया 400। ठीक है, तो 40,000 मीटर स्क्वायर दी जाएगी आपको ज़मीन, अगर आप FDST और OTFD से बिलोंग करते हो। ठीक है, और दूसरा राइट क्या? यूज़ राइट, वहाँ का जो भी फिशिंग, प्रोड्यूस, क्रेजिंग जो भी करना है आपको उस जगह में कर सकते हो। ठीक है, ओके। तीसरा राइट क्या है? रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ, मतलब कुछ काम करना चाहती है डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए, तो आपको एक जगह से दूसरे जगह रीलोकेट करना पड़ेगा, आपको कहीं और ज़मीन देना पड़ेगा। तो ये जो राइट है कि आपको यहाँ से निकाल देंगे हम, लेकिन कहीं और बराबर मतलब जो भी बराबर या फिर ज़्यादा या फिर कम, डिपेंड करता है कैसे जगह है। ठीक है, तो आपको हम देंगे, कुछ ना कुछ राइट देंगे ताकि आप सर्वाइव कर सको।
ठीक है, तो ये तीसरा राइट था। तो 1 2 3 राइट हो गया। आगे देखते हैं कौन कौन सा राइट है। ओके, देखिए देखिए ये जो सर्वाइव करने वाला राइट है, तो इसके ऊपर एक एक्ट भी आया था, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013। आपको लंबा सा नाम याद नहीं रहता तो आप कुछ कर लो इसमें, RFCTLARS, बहुत काफ़ी लंबा है। अगर याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि I think writing this is sufficient to explain this point. Okay, so let's move ahead. ओके, तो नेक्स्ट राइट है हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। तो हमारा बहुत सारा राइट हो गया, 1 हो गया, 2 3 3 राइट हो गया था ऊपर। तो ये चौथा राइट है, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए। अगर आप वहाँ रहते हो ट्रेडिशनली तो फॉरेस्ट को मैनेज कीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको कंजर्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद है नॉलेज राइट। अगर आप कुछ लोग होते हैं ना कि आयुर्वेदा का कुछ करते हैं, कुछ मिला उला देते हैं, तो उनके पास जो नॉलेज है ना उसका भी राइट है उनके पास, उसका भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उनके पास। IPR आपको मालूम होगा हमारे सिलेबस में है, IPR एकदम सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है। आपको IPR के बारे में पता होना चाहिए, कभी भी UPSC पूछ सकता है, ठीक है। तो जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आप पेटेंट करवा सकते हो, उसका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हो, ताकि आपका उस वाले जो आइडिया है उसको कोई और यूज़ ना करे, ठीक है, वहाँ का एक्सक्लूसिवली रहे। मान लीजिए कि वहाँ पर आप कुछ ऐसा नॉलेज है आपके पास कि आप पैर का हड्डी अगर टूटता है तो 10 दिन में ठीक कर सकते हो, ऐसा आपके पास नॉलेज है, ठीक है। तो आप उस नॉलेज को कंजर्व करके रखोगे, एकदम सेफ रखोगे, ताकि बाहर से आपके पास लोग आए आपके पास इलाज कराने के लिए और आप उससे पैसा कमा पाओ, ठीक है। तो ये राइट दी गई है हमारे इन जो भी ट्रेडिशनली जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, उनको राइट दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ग्राम सभा के बारे में लिखा हुआ है। ग्राम सभा जो भी राइट्स को डिसाइड करेगी, क्योंकि ग्राम सभा जो होता है एकदम लोएस्ट लेवल का जो भी पंचायत सिस्टम होता है उसको ग्राम सभा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर द एक्ट। देखिए कोई भी सेक्टर है, जैसे यूपीएससी में फॉरेस्ट सेक्टर है, तो इनका एक अलग ही जार्गन होता है। जार्गन मतलब इनका ये अलग लैंग्वेज होता है। जैसे बायोलॉजी में जाइएगा तो उनका एक अलग लैंग्वेज है, फिजिक्स में जाइएगा तो उनका एक अलग लैंग्वेज है, तो उसी तरह इनका भी एक अलग लैंग्वेज होता है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मतलब फॉरेस्ट का जो रिसोर्स है, जो कम्युनिटी ऑन करती है उसको बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, तो इसमें कुछ एक टेक्निकल टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। इट मीन्स कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। तो मालूम है कि कुछ फॉरेस्ट है, कुछ रिसोर्स है, उसको कौन यूज़ करेगा? उसको वहाँ जो ट्रेडिशनली लोग रहते हैं उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो जो एरिया है नेशनल पार्क में भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी हो सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी होता है, शुगर केन और जो भी होता है, जो बहुत सारे हनी वगैरह होता है, जंगल में कुछ जानवर होता है उसको काट के खाते हैं, बम्बू वगैरह होता है, तो वो सब भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो हम लोग देखे थे ना FDST, तो ये पार्ट है। जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब फॉरेस्ट में रहते हैं उसको बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। उसके बाद अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। कोई भी ऐसा कम्युनिटी, कोई भी ऐसा बंदा अगर 3 जनरेशन से किसी एरिया में रह रहा है, किसी जंगल में रह रहा है, ठीक है, 2005 के पहले तक 3 जनरेशन से वही रह रहा है, तो उसको बोलेंगे OTFD। तो उस कैटेगरी में आ गया और उसको राइट्स मिलेंगे, जो भी राइट्स है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में जितने राइट्स है उसको मिलेगा, ओके। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, कोई भी एरिया नेशनल पार्क और सेंचुरीज के अंदर में अगर वहाँ पर मैन और जानवर का कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बोलेंगे, ठीक है। वो मतलब क्रिटिकल एरिया है, उसको मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वहाँ के जो लोग हैं उसको रीलोकेट किया जाए, जानवर को हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फॉरेस्ट विलेजेस, तो बहुत सिंपल चीज़ है, जो भी फॉरेस्ट में विलेज वगैरह होता है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट विलेजेस, ओके। अब देखिए इश्यूज इन अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अब इश्यूज क्या है? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल विल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए हमने जो वहाँ पर इस्तेमाल किया था ना स्पेशल करके, तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आपको पता होना चाहिए कि हमको स्पेशल को यूज़ करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, S, उसके बाद है P, ठीक है, S फॉर सोसाइटी, P फॉर पॉलिटी, उसके बाद आएगा SPE, ओके। E फॉर आपका इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, SPE। उसके बाद C फॉर कल्चर हो गया। उसके बाद I फॉर इंटरनेशनल हो गया, SPCAIIEL, ठीक है। उसके बाद ये जो E है आपका इकोनॉमिक हो गया, मतलब दोनों में से किसी को भी इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट मान लीजिए, और L फॉर लीगल। तो आपको ये वाला जो चीज़ है ना इसको आपको फोकस करना है। ये नॉर्मल स्पेशल नहीं है, वहाँ पर स्पेशल में A होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर E यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो आपको इसको यूज करना है, आपको हर जगह यूज करना है। तो आपको अगर एल वाला पार्ट दिखेगा तो एल वाला पार्ट में ये आ जाएगा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ठीक है, तो पॉलिटिकल विल नहीं है। और इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो कि जनरली क्या होता है ना, एक ड्रॉबैक में मैंने कहीं पढ़ा था जब मैं स्टैटिक पार्ट कर रहा था, तो उसमें पढ़ा था कि पेशा एक्ट जो होता है ना, पेशा एक्ट, आगे मैं बताऊंगा पेशा एक्ट क्या होता है। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपको जंगल का कोई सामान को यूज करना है तो वहाँ के ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पेशा एक्ट के अंडर में ये पावर दी गई है ग्राम सभा को। ठीक है, आपको वहाँ के गवर्नमेंट भी आपको परमिशन नहीं दे सकती है, आपको वहाँ के ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो उस एरिया को ना फॉरेस्ट डिक्लेयर ही नहीं करते, बोलते हैं कि नॉर्मल एरिया। जब नॉर्मल एरिया उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो पेशा एक्ट के अंडर में नहीं आया, और पेशा एक्ट के अंडर में नहीं आया तो ग्राम सभा को पावर खत्म हो गया। अब ग्राम सभा का पावर खत्म हो गया तो गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, और गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो फिर वो जो भी बिजनेसमैन से उसको दे देगी जमीन, और फिर वहाँ पर वो लोग बिजनेस करेंगे, वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे जो भी ट्राइबल लोग हैं। तो ये पॉलिटिकल विल है, तो आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। ओके, सिस्टमेटिक इश्यू, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्राइबल रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये फिर आपका आ गया सोसाइटी में। ठीक है, और ये आपका पॉलिटी में आ गया। लीगल में भी कुछ आ सकता है, लीगल में आप पेशा एक्ट पर डाल देना कि पेशा एक्ट को सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक क्या डाल सकते हैं, इश्यूज इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट में अगर आप इकोनॉमिक डालिएगा तो बोल सकते हैं कि हमारे पास एडवोकेट पैसा नहीं है उसको चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर हमारे पास फॉरेस्ट ऑफिस है उसको एडवोकेट फाइनेंस नहीं देती है, गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती है। ठीक है, ये कर सकते हो आप। कल्चर में आप ये देख सकते हो कि हमारा जो कल्चरल है वो चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, जो लोग हैं ट्राइबल लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटी की तरफ। देखिए बहुत सारे पॉइंट मिल गए आपको। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता ये सब पॉइंट तो आपको बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, खटाखट आएगा पॉइंट। ठीक है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सिस्टमेटिक इश्यू में यहाँ पर दिया हुआ था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्राइबल रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल डाल सकते हो। अलग अलग स्टेट में देखिए अलग अलग कानून बना हुआ है, क्योंकि ये जो है ना आपका स्टेट लॉ में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, तो अलग अलग कानून बना हुआ है। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है हर जगह इसका ऑनरशिप वो लोग को नहीं दी गई है, हर जगह जो भी ट्राइबल लोग उनको नहीं दी गई है। देखिए जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए यहाँ पर कि बम्बू जो है NTFP, ये बोलता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, NTFP हर जगह हर स्टेट में इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, बम्बू को, तो बम्बू को अगर NTFP नहीं माना जाता है तो आप अगर काटोगे तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, तो ये सब सिस्टमेटिक इश्यूज में आ गया। उसके बाद देखिए लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। अब देखिए अभी ग्राम सभा को मैंने जैसे बताया कि पेशा एक्ट में पावर दी जाती है, तो लेकिन अगर ग्राम सभा को पावर दी जाएगी, मतलब समझ लीजिए जहाँ भी पावर का बात आ गया वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होगा, किसी एक बंदे से पावर लेके दूसरे बंदे को दे रहे हैं तो ये वाला बंदा जो है उदास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राम सभा को पावर दे रहे हैं, मतलब CFR जो भी यहाँ पर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स वाले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं ना, वो लोग ये राइट को ग्राम सभा को देने से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इनका राइट लेकर के वो दिया गया है। अगर इनको नहीं दी जाती तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पावरफुल होता, वो लोग एक्सप्लोइट कर सकता है, वहाँ के रिसोर्स को बेच सकता है अपने तरीके से और पैसा कमा सकता है, करप्शन के कारण है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप ये रिपोर्ट डाल सकते हो एग्जाम्पल में, अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट लर्निंग एंड एडवोकेसी ग्रुप, तो ये वाला डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अगर ये याद नहीं रहता तो बस आप ये लिख दीजिए कि 3 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बेनिफिटेड सो फार। ठीक है, आप बस इतना लिख दीजिए काफ़ी है। अगर आपको डेटा याद रहता है कि 200 मिलियन फॉरेस्ट डिवेलर्स है, 1,77,000 विलेजेस है, इनको बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन उन्हें बस 3 से 5% बेनिफिट मिला है, मतलब 3 से 5% लोगों को बेनिफिट मिला है। तो ये सब आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप बस ये याद रखना, मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये 3 से 5% याद रखना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो एक जो ज़्यादा जरूरी है और एक जो ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसीलिए हमको पढ़ाई को आसान बनाना होता है। कॉम्प्लेक्स तो भाई हम तो बोल देंगे आप ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, सब याद कर लो, लेकिन आप कर पाओगे कि नहीं वही तो पॉइंट है। टीचर जो पढ़ाएगा आपको बोलेगा ये भी याद कर लो, सब याद कर लो भाई, तब सब याद कर सकते हैं तो फिर हम यहाँ का क्यों होते भाई, हम IAS नहीं बन जाते एक ही साल में। ओके, फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स जो है, देखिए इम्प्लीमेंटेशन बैरियर भी एरिया रिकॉग्नाइज्ड हैज बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम द एरिया। जो एरिया को हम लोग रिकॉग्नाइज किए थे कि ये फॉरेस्ट एरिया है,
वो घटते जा रहा है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बिजनेस एरिया बढ़ रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेसिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्राइबल को जो ये राइट दी गई है, ये तो हम अभी जान रहे हैं, मतलब अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब जान रहे हैं, हम लोग नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे थे तब जानते भी नहीं थे इसको, तो वो लोग कैसे जानेंगे, इम्पॉसिबल है जानना, तो फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है बेसिकली। ओके, अब देखिए वे अहेड में जाने के पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है ट्राइबल के लिए, ठीक है। वन धन योजना है, बेसिकली जो भी आप फॉरेस्ट लेते हैं, MFP मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, आप जो भी वहाँ से लेते हैं फॉरेस्ट से, आप उसको हल्का सा वैल्यू एडिशन कीजिए। मान लीजिए कि आप वहाँ से बम्बू लेते हैं, ठीक है, तो बम्बू का कुछ एक चीज़ बना दीजिए, जैसे टोकरी वगैरह बना के बेचिए, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन कीजिएगा तो आप ज़्यादा कमा पाइएगा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है बेसिकली वैल्यू एडिशन पे फोकस्ड है। ओके, उसके बाद देखिए MSP, जो भी आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे जामुन है, जैसे आम है या फिर बम्बू है, ठीक है, तो अगर आप वहाँ से उखाड़ के बेच रहे हो तो उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, MSP मिलना चाहिए, ताकि लोगों को, जो गरीब लोग हैं, मतलब ट्राइबल लोग, उन लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो जो भी नॉर्मल जो लोग रहते हैं ना बाजार में, वो उनको एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है, तो एक पॉइंट है। उसके बाद देखिए प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, देखिए यहाँ पेसा एक्ट के बारे में अभी बताया मैंने, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है पेसा एक्ट के बारे में। देखिए ये बेसिकली जो लैंड के रिलेटेड है, जो भी पावर है जो ग्राम पंचायत को दी जाती है, ग्राम सभा को दी जाती है, हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पावर लेके, गवर्नमेंट का पावर लेकर के हम लोग ग्राम सभा को दे देते हैं पेसा एक्ट के अंडर में, ठीक है। अगर उस एरिया को हम लोग घोषित करते हैं कि ये पेसा एक्ट के अंदर में आएगा, तो वहाँ का जो भी डिसीजन है ग्राम सभा लेगी, मतलब वहाँ के लोकल लोग लेंगे, ठीक है, तो ये एक्ट इसी को बोलता है। ओके, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तो अब देखिए हमने बताया कि लैक ऑफ अवेयरनेस था, लैक ऑफ अवेयरनेस को खत्म करने के लिए उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आप वे फॉरवर्ड में ये सब लिख सकते हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में लिख सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं पूछा है तो आप इसको वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो, किसी भी एक दो पॉइंट को वे फॉरवर्ड में डालना ही चाहिए, ठीक है। मैं तो यही करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मुझे 5 स्कीम्स याद है तो 4 स्कीम को मैं नॉर्मली लिख दूंगा, ठीक है, और एक स्कीम का अगर मुझे सक्सेस रेट मालूम है तो उसको मैं कंक्लूजन में लिख दूंगा, ठीक है। और या फिर अगर सक्सेस रेट नहीं मालूम है तो उसको मैं नॉर्मली डाल दूंगा कि देखिए गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्कीम लेकर के आया है, ये वाला स्कीम सबसे फेमस है और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, मतलब एक पॉजिटिव वे में कंक्लूजन को एंड करना है। ओके, अब आते हैं हम लोग वे हेड में। देखिए वे हेड में कुछ नहीं होता है, जो भी ऊपर लिखे हुए हैं सबका पॉजिटिव पार्ट निकाल कर लिख देना है आपको, ठीक है। देखिए डिटेल स्ट्रेटजी ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये पॉइंट मैंने आपको जो पिछला टॉपिक में बताया था, करंट मतलब कॉमन पॉइंट्स था, वो लोग कॉमन पॉइंट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग मैंने बताया था आपको, ठीक है, वो डालना है। फिर ट्रांसपेरेंसी डाल सकते हो आप, ठीक है, गाइडलाइन डाल सकते हो आप, कम्युनिटी पार्टनरशिप डाल सकते हो आप, सब कुछ डाल सकते हो। रिलेवेंट मैप एंड डॉक्यूमेंट, बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट में आ गया। ओके, कलेक्टिव एक्शन मैंने बताया कि कम्युनिटी पार्टनरशिप वाला पॉइंट में ये आ गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोहेशन विथ कम्युनिटीज, तो इसमें भी सेमी टाइप का चीज़ है। हाँ, इसमें मैं एक और कॉमन पॉइंट दिया था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, ठीक है, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वो मैंने चाइल्ड एडॉप्शन वाला पॉइंट में लिखा था, तो उसमें उस बेसिस पे मैं बता दूं कि चाइल्ड एडॉप्शन के वाले पॉइंट में अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम लोग देखेंगे तो टीचर्स हो गए, NGO हो गए, तो उसी प्रकार से अगर हम लोग इस पे देखेंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स में, तो साइंटिस्ट हो गए, NGO हो गए। NGO सब कुछ हर जगह आ जाएगा, ठीक है, आप NGO हर जगह NGO रहता है और सब कुछ काम करता है NGO, तो आप NGO हर कंक्लूजन में डाल सकते हो, ठीक है, तो हेड में तो डाल ही सकते हो। ओके, लार्ज स्केल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, बेसिकली वही अवेयरनेस कैंपेन मैंने कमेंट पॉइंट में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। अगर आपको नहीं मिला है तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, मैं एक्सक्लूसिवली अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे कमेंट पॉइंट लिख के मैं डाल दूंगा। ओके, मनरेगा, देखिए मनरेगा आपको मालूम है, मनरेगा जो होता है बहुत फेमस स्कीम है ये, क्योंकि इसमें मिनिमम एक होता है कि 100 दिन तक आपको हम रोजगार देंगे, सरकार बोले कि 100 दिन तक रोजगार देंगे, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, तो 100 दिन तक रोजगार देंगे। मान लीजिए कि रोड बनाना है, मतलब सरकारी जो काम होगा, रोड बनाना है या फिर बिल्डिंग बनाना है, सरकारी बिल्डिंग बनाना है, तो आपको उसमें रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि मगर मनरेगा को यूज़ करना है, और जो ट्राइबल लोग हैं, अगर गवर्नमेंट कोशिश करे कि ट्राइबल लोग से ही हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कोशिश करें, मतलब पेड़ वेड़ लगाएं, या फिर जो ऐसा पेड़ है जो जल सकता है, इसका जलने का प्रोबेबिलिटी है, जो फॉरेस्ट फायर को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको काटने के लिए उनका हेल्प लें, हेल्प नहीं बेसिकली उनको हम रोजगार दें, वेज दें उसके लिए, तो 100 दिन कम से कम उनको देना चाहिए वेज। तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट भी हमारा कंजर्व हो जाएगा और उनको पैसा भी मिल जाएगा, तो एक तीर से दो निशाना। ओके, उसके बाद देखिए लास्ट वाला पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस इन डिफरेंट स्टेट, क्योंकि
देखिए यहाँ पर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, तो ये वाला पॉइंट मैंने कॉमन पॉइंट पे नहीं डाला था, तो मैं इसको डाल दूंगा। देखिए इस तरीके से सीखने को चीज़ें मिलती है। देखिए गाडरी डिस्ट्रिक्ट करके एक है, मतलब एक जगह है, पता नहीं मुझे कहाँ पर है, ये मैंने देखा नहीं जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये सफिशिएंट होगा। तो गाडचिरोली, ओके, गाडचिरोली डिस्ट्रिक्ट एक है जहाँ पर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ FRA, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो आप ये एग्जांपल यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मतलब कुछ अच्छा चीज़ डाल दोगे कि वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है, NGO है, वहाँ के जो भी लोकल लोग से मिल करके अच्छे से काम किए हैं और बहुत अच्छा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए हैं FRA को, ठीक है। ये हो गया हमारा, और ये तो मैंने बता दिया आपको। ये शंकर IAS की बुक में मैंने पढ़ा था जब स्टैटिक पार्ट मैं कर रहा था, ठीक है, पिछले साल शायद। तो वहाँ पर मुझे याद था तो मैंने इसको लिख दिया, और आप भी मतलब कर लेना यार, मतलब जो शंकर IAS का बुक है ना वो कर लेना। सिर्फ विजन आज की मैगजीन में डिपेंड रहोगे ना तो आपका बहुत सारा स्टैटिक पार्ट छूट जाएगा, ठीक है। मैगजीन होता है करंट अफेयर्स करने के लिए, आपको दे देता है ये सारे का सारा स्टैटिक पार्ट एक जगह करके, तो थैंकफुल बनिए। लेकिन आपको करना है वो जो है आपका स्टैटिक पार्ट, वो करना है। स्टैटिक पार्ट से ही सारा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप स्टैटिक पार्ट किए होते तो आपको ये वाला टॉपिक को स्किप करना होता। इसीलिए टॉपर जो होता है ना खटाखट बोलते हैं कि 2 दिन में मेरा विजन आइस मैगजीन हो गया, लेकिन शुरुआत में नहीं होता उनका। शुरुआत में उनको भी 20-25 दिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनका सारा स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 2 दिन में हो गया मेरा, क्योंकि सारा स्टैटिक पार्ट कंप्लीट उनका। देखिए इसमें मैक्सिमम जो है स्टैटिक पार्ट दी गई है, और जो भी मैंने बताया वो कॉमन पॉइंट्स दी गई है। तो कॉमन पॉइंट्स अगर आपका एक बार प्रिपेयर हो गया फिर तो आप सारे टॉपिक में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब मोस्टली में ये तो यूज कर ही सकते हो। आपको हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल वगैरह चाहिए और वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर को, विजन आज की मैगजीन को और स्टैटिक पार्ट को कलेक्टिवली यूज करना होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। और मैं धीरे धीरे जाता हूँ, ज़्यादा तेज नहीं जाता हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा तेज जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने विजन आज की मैगजीन पूरा नहीं पढ़ा है, मतलब बहुत हद तक पढ़ लिया है मैंने, लेकिन मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो और आपका भी रिवीजन हो, और चीज़ें आपके मतलब इनकलकेट हो जाए, आपके जहन में एकदम बैठ जाए, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ने का वही फ़ायदा होता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।